चैप्टर है क्लास 12th के लिए है। 11th चैप्टर विद्रोही और राज्य। विभिन्न स्थानों पर सैनिकों का विद्रोह का स्वरूप कैसा था, ये मैं पीछे भी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि स्वरूप जो है वो हर जगह संचार के साधनों की वजह से जो है एक जैसा था। ठीक है, किसकी वजह से? संचार के साधनों की वजह से एक जैसा था। छावनियाँ जो हो गई लखनऊ की, मेरठ की, अवध की, झांसी की, हर जगह जो है एक जगह जो क्या हो रहे थे, एक ही जैसी चीज़ें की जा रही थी। जैसे कि हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए 48 नेटिव इन्फेंट्री ने लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है और अब क्या हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। वो भारतीय जो है वहाँ पे जो तैनात थे वे कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिला दी गई है। यह खबर सैनिक छावनियों में जो है बहुत तेज़ी से फैल रही थी। किसकी वजह से? संचार की वजह से फैल रही थी। और इसी वजह से जो स्वरूप था वो अलग अलग स्थानों पर एक ही जैसा था, क्योंकि एक ही जैसी चीज़ें जो है वो कर रहे थे। इसके आगे देखते हैं कि 1857 के विद्रोह से संबंधित जो अफवाहें थी वो कैसी थी, कौन सी थी, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे, या 1820 से 1830 के दशक में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण लोग अफवाहों में विश्वास करने लगे। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब देखते हैं कि कौन कौन से लोग अफवाहों में विश्वास निम्नलिखित कारणों से कर रहे थे। सबसे पहली चीज़, क्यों? क्योंकि लोगों के मन में संदेह था, भय था, डर था कि अंग्रेज जो है क्या करेंगे, उनके धर्म को भ्रष्ट कर देंगे, उनके धर्म को जो है नष्ट कर देंगे, उनकी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको ख़त्म कर देंगे, और इसीलिए लोग क्या अफवाहों में विश्वास करने लग गए थे। दूसरा कारण क्या था कि भारतीयों के मन में डर था कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे हैं और वह कभी भी उन्हें स्वतंत्रता नहीं देंगे, और इसकी वजह से जो है उन्हें क्या बना दिया जाएगा? ईसाई बना दिया जाएगा। क्योंकि उसी समय जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई मशीनरी जो थी वो भारत आई थी, जिसकी वजह से लोगों को ये डर हो गया था कि उनके धर्म को ख़त्म करके जो है क्या कर दिया जाएगा? उन्हें ईसाई बना दिया जाएगा। तीसरा कारण, 1820 और 30 के दशक में ऐसी घटनाएं और अफवाहें जो है हो रही थी जिससे धर्म से जुड़ी हुई थी। जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक स्थितियों को सुधारने की कोशिश की थी जिसे भारतीयों ने गलत समझा था। जैसे कि लॉर्ड वेलहजी ने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर सती प्रथा पर कानून बनाया, सती प्रथा खत्म कर दिया। अब लोगों को क्या लग रहा है कि अंग्रेज तो हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, सती प्रथा को ख़त्म करके हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे हमें अपनी तरह ईसाई बना लेना चाहते हैं। लोग डर गए थे। 1820 और 30 में बाहरी आडंबरों को छोड़ने पर उन्होंने बल देना शुरू कर दिया था। कन्यावध हो गया, बाल विवाह हो गया, इनको समाप्त करने पे जो है कोशिशें की अंग्रेजों ने। महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने पे बल दिया था, और इसके साथ साथ शासकीय जो दुर्बलता थी, जो राजाओं की दुर्बलता या कमजोरी थी, अंग्रेजों ने कई राजाओं से जो है उनको क्या किया? संपदा से बेदखल कर दिया। जैसे झांसी हो गया या फिर दूसरी जगह हो गए। ठीक है, तो उन्हें क्या किया गया? उन्हें उनकी राज्य से निकाल दिया गया, या उनके जो उत्तराधिकारी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इसकी वजह से जो आम जनता थी वो राजाओं से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो है हमारे खिलाफ क्या, हम पे शासन कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन भारतीयों ने इन प्रयासों को गलत समझा। अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, उन्होंने ये समझा, और सामाजिक और जो धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कौन? अंग्रेज कर रहे हैं। ऐसा किसको लग रहा था? भारतीयों को लग रहा था, जिसकी वजह से भारतीय क्या कर रहे थे? उनका विरोध करने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अवध के अधिग्रहण में किसान, तालुकदार या जमींदारों ने विरोध क्यों किया? अवध के विद्रोह इतना व्यापक क्यों हो गया था? किसान, तालुकदार और उसमें जो है शामिल हो गए थे। अवध के नवाब ही नहीं बल्कि तालुकदार और किसान, जमींदारों ने भी विरोध किया था। जबकि मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताया था कि ये जो भारतीय थे, तालुकदार, किसान, जमींदार, वो किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। लेकिन अवध एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि जमींदारों से उनकी जागीरें जो है छीन ली गई थी, नवाबों को उनकी गद्दी से हटा दिया गया था, जिसके कारण विद्रोह हुआ था। राजा के शासन में जमींदार शक्तिशाली होते थे, परंतु ब्रिटिश शासन में जमींदार क्या हो गए थे? कमज़ोर हो गए थे। ये मैं पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जमींदारों से जो है उनकी संपदाएं जो है ले ली जाती थी, उनकी नीलामी कर दी जाती थी। अब सीधी सी बात है, जब उनकी संपदाएं ली जा रही है, नीलामी की जा रही है, तो उसका तो विद्रोह किया जाएगा। ठीक है, विद्रोह किया। इसीलिए जमींदार नवाब को कर देते थे, इनको स्वायत्तता प्राप्त थी, परंतु ब्रिटिश शासन में इनकी शक्ति क्या हो गई थी? नाम मात्र की थी। जब पुराने नवाब या राजा वगैरह होते थे, जमींदार उन्हें जो है टैक्स वगैरह देकर जो है अपनी आज़ादी ले लेते थे, अपनी जो है मनमर्जी की चीज़ें करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के समय पे वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। क्यों? उनके दुर्गों को नष्ट कर दिया गया, जो जमींदार थे उनके महलों को ख़त्म कर दिया गया, सैनिक शक्तियाँ समाप्त कर दी गई। अब जमींदार सैनिक नहीं रख सकते थे। ज़मीनों के मालिक कौन हो गए थे? अंग्रेज हो गए थे। याद है आपको? 1793 में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रियासत की सुरक्षा जो थी वो किसके हाथों में जो है
जमींदारी भारतीयों से जो है किसके हाथों में चली गई थी, अंग्रेजों के पास आ गई थी। क्लियर। इसके आगे चलते हैं कि अधिग्रहण जब जो है किसान और तालुकदारों के रिश्ते अच्छे थे, आपदा में जो है वो एक दूसरे को जो है मदद करते थे, रियायत देते थे। अगर टैक्स जो है वो नहीं चुका पा रहे हैं तो जो जमींदार थे वो उनकी हेल्प कर देते थे, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो भी उधार वगैरह आराम से देते थे। लेकिन जब अधिग्रहण हो गया, जब अंग्रेजों के कब्जे में चली गई वो संपत्ति जो जमींदारों की थी, तो जमींदारों के पास तो खुद पैसों की कमी हो गई थी। तो अब क्या वो जो है वो आम जो जनता है उसको मदद कर पाएगी? तो वो जो है अधिग्रहण के बाद ये सारा जो रियायत वगैरह थी ये क्या हो गई, समाप्त हो गई। राजस्व की मांग जो 30 से जो है 70% तक बढ़ा दी गई थी। सोचिए कितनी ज़्यादा जो है टैक्स जो है बढ़ा दिया गया, उसकी डिमांड बढ़ा दी गई। जो आम लोग हैं, जो जमींदार किसान है, वो कैसे पे करेंगे? जो किसान सिपाही के रूप में कार्यरत थे, अंग्रेज उनका भी शोषण करते थे, ये तो हम पीछे ही बता चुके हैं। जैसे उन्हें कम वेतन देना, असुरक्षित स्थानों पर तैनात करना, छुट्टी जैसी सुविधाएं ना देना, और कारतूस वाली घटना तो सबसे ज़्यादा, एक तो कहते हैं ना आग में घी का काम की थी, कि गाय और सुअर की जो चर्बी है वो लगी हुई है कारतूसों पर, जिसकी वजह से जो सिपाही थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है विद्रोह कर दिया था, बहुत ज़्यादा उनका जो गुस्सा था वो सामने आया। ठीक है। 1857 के विद्रोह से पहले और 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सिपाहियों के साथ ब्रिटिश अधिकारी या गोरे अफसरों के साथ किस प्रकार के रिश्ते थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि रहते तो हम जो ब्रिटिश ऑफिसर थे या जो भारतीय सैनिक थे वो एक ही साथ रहते थे, तो दोनों के संबंध कैसे थे? 1857 के विद्रोह से पहले भारतीय सिपाही ब्रिटिश अधिकारियों के संबंध अच्छे थे। मतलब अगर मैं बात करूँ 1820 और 30 की दशक तक की, तो उनके संबंध जो है अच्छे थे। लेकिन 30 के बाद जो है उनके संबंध बिगड़ने शुरू हुए थे। ठीक है। 30 तक कैसे संबंध थे? ब्रिटिश भारतीयों के साथ मल्लयुद्ध रखते थे, कुश्ती लड़ते थे, मनोरंजन का खेल जो है एक साथ खेलते थे, तलवारबाजी करते थे, शिकार पे एक साथ जाते थे। भारतीय संस्कृति से वो जो है परिचित थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे। हिंदुस्तानी भाषा बोलने में श्रेष्ठता महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि बहुत अच्छी बात है कि वो कौन सी लैंग्वेज बोले, हिंदुस्तानी, जो भारतीय की आम जनता बोलती है। लेकिन 1850 के दशक में ब्रिटिश अभिभावकों के स्नेह और अफसरों से जो है कड़कता नज़र आने लगी थी। धीरे धीरे जो है क्या हुआ, वो जो है स्ट्रिक्ट होने लगे थे। 1840 और 50 के दशक तक आते आते जो है स्थिति और भी बदतर होती गई। अब जो है ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों को कम नस्ल का समझने लगे थे, उन्हें अपने से नीचे मानने लगे थे, उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे, उनके साथ शारीरिक हिंसा, मारपीट वगैरह जो है आम थी, गाली गलौज करते थे, धीरे धीरे सिपाहियों पर आक्रमण करते थे। ऐसा करके वे स्वयं को क्या बताते थे, उच्च और श्रेष्ठ समझते थे। और इसका जो है किसानों से कोई वास्ता नहीं होता था, ये सिपाही के साथ प्रत्यक्ष संबंध डायरेक्ट रखते थे। ठीक है, केवल सिपाही। अब सबसे बड़ी देखिए कि 1840 और 50 के दशक के बाद क्या चीज़ें हुई कि जो भारतीय थे वो केवल सिपाही ही बन सकते थे, कोई उच्च अधिकारी का पद नहीं ले सकते थे। भारतीय जो अधिकारी थे या जो सिपाही थे उनका वेतन जो है यूरोपीय कर्मचारी से कम होते थे। इसके साथ असुरक्षित स्थानों पर भारतीयों की तैनाती होती थी जहाँ विद्रोह वगैरह ज़्यादा होता था। क्लियर। और छुट्टी या अन्य सुविधाओं से भी भारतीय जो सैनिक थे उनको वंचित रखा जाता था। इसके कारण धीरे धीरे ब्रिटिशों के जो खिलाफ थे, जो भारतीय थे, उनके मन में क्या होने लगी, घृणा का भाव आने लगा, नफरत का भाव आने लगा। और कारतूस वाली घटना ने तो बस सुभान अल्लाह का काम किया, बहुत ही महान काम किया, जिसकी वजह से जो ये एक तरीके से कहते हैं ना कि ये चीज़ें होती जा रही थी और उसने फाइनल एक तरीके से दोनों के रिश्ते पे वार किया, जिसकी वजह से एकदम से टूट गया और भारतीय सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, पौधशाला क्या है? बेसिकली बंगाल की आर्मी में ज़्यादातर जो सैनिक थे वो अवध से लाए गए थे, अवध से लाए गए थे, जिसका मतलब है बंगाल आर्मी की पौधशाला क्या कहलाई, अवध कहलाई। जहाँ जैसे क्या होता है पौधशाला में कि सबसे पहले पेड़ कहीं और उगाया जाता है, उसके बाद दूसरी जगह जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वैसे जो आर्मी के जो ऑफिसर थे वो कहाँ के थे, वो अवध के थे। वहाँ पे उन्हें जो है एक तरीके से ट्रेन वगैरह किया गया, उसके बाद ट्रांसफ़र कहाँ किया गया, बंगाल। तो बंगाल की आर्मी की पौधशाला क्या कहलाई, अवध कहलाई। ठीक है। विद्रोह होने से पहले सैनिक इकट्ठा किए जाएंगे और इसलिए इसे बंगाल आर्मी की पौधशाला भी कहा गया। 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों के मध्य एकता या सामंजस्य, बैलेंस देखने को मिलता, तालमेल देखने को मिलता था। इसको कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए 1857 में उद्घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट की गई थी कि वह जाति या धर्म को लेकर नहीं की जाती थी, बल्कि सभी जातियों को इस आंदोलन में भाग लेना था। इसलिए प्रेरित किया गया था कि हर एक जाति, हर एक समुदाय का व्यक्ति जो है वो इस आंदोलन में भाग ले। ठीक है। एक जाति या एक समुदाय का विद्रोह नहीं है, बल्कि सैनिकों का विद्रोह। सैनिक हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, अलग अलग जातियों के भी थे। ठीक है। पंडित भी थे और दलित भी थे। क्लियर।
इसके साथ साथ ज़्यादातर उद्घोषणा मुस्लिम नवाबों राजकुमारों के द्वारा की जाती थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों की भावनाओं को ध्यान में रखकर उन उद्घोषणाओं में, अनाउंसमेंट में शब्द यूज़ किए जाते थे। इस विद्रोह में अखबारों और मैगजीन के युद्ध के रूप में भी पेश किया गया था, जहाँ पे अखबार या मैगजीन में जो नेता थे वो अपने विचार प्रस्तुत करते थे। यह स्पष्ट किया गया कि इस विद्रोह में एक जाति या धर्म का नफा या नुकसान नहीं है, कोई फायदा एक धर्म या जाति का नहीं है, ठीक है, सभी का समान नफा और नुकसान है। क्लियर। हिंदू और मुसलमानों ने के जो अतीत था उसका गुणगान किया गया था, उनके संबंध किस प्रकार थे बताया गया था, जैसे कि अकबर हो गया, उनका जो है गुणगान किया गया। इसके साथ महाराणा प्रताप हो गए। इसके साथ उद्घोषणाओं में बहादुर शाह जफर द्वारा की गई उद्घोषणाओं में मोहम्मद और महावीर की तुलना की जाती थी। मोहम्मद के नाम से किसको उन्होंने ले आए? मुसलमानों को ले आए, ठीक है। महावीर के नाम से किसको ले आए? हिंदुओं को ले आए। तो क्लियर। तो इसलिए जो है दोनों ही धर्मों में एकता का जो है एक तरीके से सामंजस्य देखने को मिलता है, हिंदू मुसलमानों के मध्य एकता देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह में विद्रोही क्या चाहते थे, क्या डिमांड थी उनकी, है ना। तो सबसे पहले कि ये विद्रोह क्या था, ये शोषण के खिलाफ विद्रोह था। शोषण के खिलाफ विद्रोह, किसका शोषण किया जा रहा था? सैनिकों का शोषण किया जा रहा था। विद्रोह जो है उत्पीड़कों के खिलाफ था, जो उत्पीड़न कर रहे हैं उनके खिलाफ था, ठीक है, जो टॉर्चर कर रहे हैं उनके खिलाफ था ये विद्रोह। विद्रोह में बड़े बड़े भूस्वामी जमीनों से बेदखल कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1857 से पूर्व रियासत में अपने अधिकार ले लिए थे, जिसके कारण जमींदार तालुकदार जमीन लेने की लिए जो है मांग कर रहे थे कि हमें हमारी ज़मीनें वापस की जाए, जो है जमींदार तालुकदारों से ले ली गई थी। क्लियर। जिसका अधिग्रहण कर लिया गया था, जिस पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश ने भारत में व्यापार को बढ़ावा दिया। इसको बढ़ावा देने के लिए किसानों से नकदी फसल मतलब जो खाद्यान्न फसल है वो नहीं उगाई, नकदी फसल, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, इसको उगाने के लिए जो है दबाव डाला, जिससे किसका शोषण हुआ? किसानों का शोषण हुआ, क्योंकि वो तो अपने खाने पीने की चीज़ें ही उगाते थे, ठीक है, अनाज वगैरह उगाते थे। क्लियर। इसके साथ आगे चलते हैं। विद्रोहियों द्वारा जो एक तरीके से विद्रोहियों द्वारा जारी की गई जो घोषणा थी उसमें क्या होता था? अंग्रेज सरकार जो है उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है। कारतूस वाली घटना से ये बात जो है उन्हें और ज़्यादा जो है यकीन में बदल गई थी कि इस कार्य से जो है उन्होंने विद्रोह को धर्म को बचाने के लिए जो है ये अपील की कि ये विद्रोह किसको बचाने के लिए है? हमारे धर्म को बचाने के लिए, ठीक है। 1857 का विद्रोही उन लोगों के खिलाफ थे जो अंग्रेजों के समर्थक थे, चाहे वो साहूकार हो, बड़े बड़े व्यापारी हो, तालुकदार हो, ये इन सब का विद्रोह था। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति का विद्रोह था जो अंग्रेजों का साथ दे रहा था। उदाहरण के लिए 1857 की घटना जब किसानों ने साहूकारों को घर जला दिए, उनके गोदामों में आग लगा दी, उनके जाली आंकड़े जला दिए, ठीक है। इसके साथ अगले पॉइंट पे चलते हैं हम कि 1857 के विद्रोह में जो है वैकल्पिक सत्ता प्राप्त करने के लिए किया गया था कि वो चाहते थे कि अंग्रेजों की जगह सत्ता किसके हाथ में आ जाए? जो उनके जो राजा महाराजा हैं उनके हाथ में आ जाए। भारतीय शासन व्यवस्था चाहते थे कि जो ब्रिटिश से पहले जो विद्यमान था वैकल्पिक सत्ता, हम उसको वापस लाना चाहते हैं। भारतीयों में जिन जिन जगह पे विद्रोह स्थापित किया गया था वहाँ पे एक ही जैसी उद्घोषणाएं हो रही थी। विद्रोहियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? हर जगह शासन व्यवस्था एक जैसी लागू करना चाहते थे। दरबारी संस्कृति का सहारा लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पे जो है नियुक्तियाँ जो है शुरू की जाए, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन की व्यवस्था की जाए, ताकि एक जैसी शासन व्यवस्था हो जाए, ठीक है, और इसे सुचारू रूप से चलाया भी जाए, ठीक है। लूटपाट बंद की जाए और हुक्म जारी किए जाए। और हुक्म कौन जारी करेगा? राजा महाराजा हुक्म जारी करेंगे। इसके साथ जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी करने के लिए सैनिकों की फौज तैयार की जा रही थी। क्लियर। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में जारी की गई उद्घोषणाओं में क्या विवरण दिया जाता? उन उद्घोषणाओं के बारे में बताइए। तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाता था? एकता स्थापित की जाती थी, दोनों हिंदू मुस्लिम धर्म में एकता रहे, एक साथ रहे। वो उद्घोषणाएं जो जारी की गई थी उसमें भारतीयों के गोद लेने, शासन की कमजोरियों के कारण और अधिग्रहण की नीतियों की आलोचना की जाती थी, कि जो कब्जा करने की नीति है अंग्रेजों की, उसकी कमियां बताई जाती थी। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की घोषणा की गई, क्योंकि भारतीयों को वैकल्पिक सत्ता जो है चाहिए थी, जो पुराने राजा महाराजाओं का जो राज था उसे वापस लाना था। उद्घोषणाएं जारी की गई कि हमने जो उसमें अंग्रेज ईसाई धर्म की अफवाहों से ब्रिटिश जाति धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं, और सिर्फ ईसाई धर्म में जो है उन्हें परिवर्तित कर देना चाहते हैं, उनका सामाजिक शोषण कर रहे हैं। क्लियर। उद्घोषणाएं किसी एक भाषा में ना होकर जो है
हिंदी, उर्दू और फारसी में थी, ताकि लोगों के मध्य जो है, लोगों तक उनकी बातों को पहुंचाया जा सके, लोगों के मध्य एकता स्थापित की जा सके। संचार को एक माध्यम बनाया गया और एकता बनाई गई। क्लियर। इसके साथ लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्यापक सार्वजनिक भलाई का अर्थ क्या है। 1857 में भारतीयों को 1857 में भारतीयों को लगता है कि ब्रिटिश सरकार उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रही थी, इंटरफेयर कर रही थी, और यही डर था और भय था जिसकी वजह से 1857 की जो पृष्ठभूमि थी, एक तरीके से बैकग्राउंड तैयार हुआ था कि हम इसी वजह से विद्रोह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे धर्म को बचाना है। इसमें लोगों को प्रेरित किया गया कि वह अपने धर्म को बचाने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए, इज्जत और समृद्धि प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, अपना सम्मान बचाए रखने के लिए जो है क्या करेंगे, 1857 के विद्रोह में एक साथ मिलके जो है भाग लेंगे। अब जब इसमें सबकी भलाई की बात की जा रही है, हर एक धर्म, हर एक जाति की भलाई की बात की जा रही है, तो ये क्या है, व्यापक सार्वजनिक भलाई है। सार्वजनिक का मतलब क्या है, समाज की भलाई है। क्लियर। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।